मेरा नाम अस्मिता है। मैं अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में रहती थी। मेरी माँ का देहांत तब हो गया था जब मैं 7 साल की थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। जब मैं बड़ी और समझदार हो गई तो पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वह हमेशा मुझसे अलग व्यवहार करती। उनका रवैया हमेशा गुस्से से भरा रहता। सौतेली माँ के आने के बाद पिताजी भी बदल चुके थे। अब वे सिर्फ उन पर ही ध्यान देने लगे। उन्हें मैं कभी दिखाई नहीं देती थी। सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं, लेकिन मैं आईएएस बनना चाहती थी। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी यूनिवर्सिटी से भी लड़के लड़कियां बहुत ही तारीफ करते, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की एक टॉपर स्टूडेंट रह चुकी थी। इसी बीच मेरा रिश्ता आ गया था। मैंने पिताजी को ये भी बताया था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दे रही हूँ, क्योंकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इस बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। जब एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो पिताजी ने तुरंत ही हाँ कर दी। लड़के वाले ने मेरी सुंदरता देखकर जिद की कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैंने पिताजी से कई बार कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी बात का गलत मतलब निकालने लगी और पिताजी से कहने लगी कि ये रिश्ते के लिए खिलाफ है। ये अच्छा रिश्ता है तो इसकी शादी वहीं पर कर दो। फिर भी तुम्हारी बेटी मना करे तो उन्हें कहो कि मुझे लगता है तुम्हारी बेटी का कहीं अफेयर चल रहा है। पिताजी ने उनकी बात मान ली और मुझे गुस्से से पूछने लगे, क्या ये सच है? तुम्हारा कहीं अफेयर तो नहीं? और तुम कहीं लफड़ा तो नहीं करी? हमारा नाक तो नहीं काट रही हो? मैंने कहा, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहा, लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ती। अब तुम बहुत पढ़ चुकी हो, अब शादी कर लो। मेरी बातों का कोई उन पर असर ही नहीं हुआ और मेरी शादी पंकज नाम के किसी व्यक्ति से तय कर दी गई थी। मेरा सपना टूट गया था। मेरी परीक्षा अधूरी रह गई। अगर मैं अपनी परीक्षा दे पाती तो शायद मेरा सपना पूरा भी हो जाता। अब मुझे अपने ससुराल में जाकर वहाँ के लोगों का दिल जीतना था। मैंने इसे ही अपना लक्ष्य बना लिया था। मेरे ससुर ने मुझे पसंद किया था। वे मेरे पिताजी के पुराने दोस्त थे। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए उन्होंने मुझे इस घर में बहू बनाकर स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास ने पहले से ही अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की तय करके रखी हुई थी। शादी के बाद के कुछ दिन मेरे पति और ससुराल अच्छे से गुजरे, लेकिन मेरी सास और ननद का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे ससुराल में घर के सारे काम मुझसे ही करवाए जाते। मेरे ससुर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मेरे ससुर की बातों का घर में बहुत प्रभाव था और उनके सामने मेरी सास और ननद अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उनके पीछे मुझे ताने दिया करते और मुझसे घर का हर काम करवाया जाता। मेरी सास ने मेरे ससुर से कहा था कि ये अस्मिता भले ही अच्छी लड़की है, लेकिन एक लड़की को मैं शुरू से ही अपने बेटे के लिए सोचती आ रही थी। उसका अस्मिता के साथ कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। और फिर हमारा बेटा तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता भी है। मेरे बेटे जैसी लायक लड़की के लिए ऐसे ही मुझे खूबसूरत और होनहार लड़की चाहिए थी। तभी मेरे ससुर ने अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे तो अस्मिता बहुत पसंद आ गई और पंकज की शादी अस्मिता के साथ मैं खूब धूमधाम से करूँगा। मेरे ससुर जी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ था। उन्होंने मेरी और पंकज की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। शादी के बाद शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन शादी के बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से अब ख़त्म ही हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं घर को अच्छी तरीके से संभाल लूँ। इसलिए मैंने घर संभालने के अलावा बाकी कभी कोई काम के बारे में सोचा ही नहीं और कोई भी मैंने हट नहीं किया था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं घर के सभी सदस्यों का दिल खुश रखूं। मैंने अपनी सास और ननद को हमेशा इज्जत दी। मैंने ननद के हमेशा अपनी बड़ी बहन के दर्जे से उसे हर एक उसका मैंने काम किया था, लेकिन मेरी सास को मेरा अच्छापन हमेशा दिखावा ही लगता। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मुझे घर में सबका प्यार और सम्मान मिले। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ मिलकर मुझे मेरे पति और ससुर के सामने हमेशा से नीचा दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती। एक दिन जब मैं अपने मायके गई थी, मेरी सास और ननद को मौका ही मिल गया था। वे मेरे पति के पास आकर कहने लगी, पंकज बेटा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो और बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो। इस अस्मिता की तुम्हारे साथ कोई भी बराबर ही नहीं हो सकती। तुम थोड़ा सा तो अपने बारे में सोचो। तभी मेरी ननद भी कहने लगी, हाँ भैया,
मैं तो चाहती थी कि मेरे एक ही भैया है और उनके लिए कोई अच्छी खासी मॉडर्न सुंदर भाभी आ जाए, लेकिन पिताजी ने तो तुम्हें अस्मिता के साथ बांध ही दिया है और तुम्हारी किस्मत फोड़ दी है। कहाँ आप स्टाइलिश और हैंडसम, और ये देखो सिंपल सादी दिखने वाली, कैसी दिखती है ये लड़की, कितनी सिंपल रहती है ये लड़की। ननद ने मेरे पति के कान भर दिए। मेरे पति ने उस समय अपनी बहन और माँ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी सोच वहाँ पर बदल गई थी। धीरे धीरे पंकज का व्यवहार मेरी तरफ कठोर और रुखसा गया था। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटने लगे, ताने मारने लगे, और कभी कभी तो मुझ पर अब वो हाथ भी उठाने लगे थे। हाथ उठाना तो जैसे उनके लिए अब मामूली सी बात हो गई थी। मैं अपने पति के इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब हमेशा गुस्से से भरा ही रहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को मेरी सास और ननद भड़काने लगे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार मेरे साथ करते हैं और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहते हैं। मैं सीधे दिल से अपनी सास से ये बात शेयर करने गई थी ताकि वो अपने बेटे को थोड़ा बहुत समझा सके और उनका बेटा समझ जाए। लेकिन मेरी पूरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, बहू पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, इन्हें ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोने की बजाय इन बातों को कमरे के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए। मेरी सास ने मुझसे ये सारी बातें कही। मेरी शिकायत मेरे ननद ने फौरन ही अपने भाई से कह दी। उसने कहा, भैया भाभी आपकी शिकायत माँ के पास लेकर गई थी। इस बात पर भी मेरे पति मुझ पर बहुत ज़्यादा बरस पड़े थे। मैं अपनी सास का जवाब सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने तो अपना पल्लू ही मुझसे झाड़ लिया था। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे ससुर जी ने स्थिति को अच्छी तरीके से समझ लिया था। वो हमेशा अपने बेटे को अकेले में समझाने की पूरी कोशिश किया करते, लेकिन मेरे पति एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते। इधर मेरे ससुर जी को, जो दिल के मरीज थे, एक दिन उन्हें दिल के दर्द में बहुत बड़ा झटका आया और इससे पहले घर वाले उन्हें अस्पताल पहुंचा देते, उनका दम घर में ही निकल गया। उनके जाने के बाद मेरे पति को खुली छुट्टी मिल गई थी। मेरी सास और ननद भी वो करती जो उनका मन करता। शादी के करीब 1 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मुझे लगा था शायद अब मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये मेरा सिर्फ भ्रम था और भ्रम ही रह गया। अब हर रात मेरे पति शराब पीकर घर आने लगे थे। मैं उनके लिए दरवाज़ा खोलती तो उनके मुंह से शराब की बहुत गंदी बदबू आ जाती। मेरा बेटा छोटा था। मैं सारा दिन घर के काम करती और रात को अपने बेटे नीरज के साथ जागती रहती, लेकिन मेरे पति को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं जागूं, मरूं, तकलीफ उठाऊं या कुछ भी करूं, उन्हें तो बस अपने आप से मतलब था। जब भी मैं अपने पति से कहती, आप इतनी रात घर से क्यों बाहर रहते हो और शराब भी क्यों पीते हो, कम से कम आपको थोड़ा तो अपना ख्याल रखना चाहिए, तो मेरे पति ने मुझे बालों से पकड़कर खींच लिया। मैं कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या मतलब है? हाँ, तू घर संभाल। तू घर में क्या करती है? सिर्फ रोटियां तो पकाती है और बच्चा तो संभालती है। तुझे मेरी कदर करनी चाहिए। तू मेरे घर में रह रही है, मेरे पैसों पर पल रही है और मुझे ही ये ज्ञान सिखा रही है मुझे क्या करना है और क्या करना नहीं है। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पति से ये बात कह ही दी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी अपने पति से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उस दिन मेरे पति ने चिल्लाते हुए पास रखा ग्लास जमीन पर पटक दिया और फिर मेरे बाल खींचते हुए मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। अपने पति के इस व्यवहार से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। सारी रात रोते हुए गुजर गई। अगली सुबह जब मेरे पति सो रहे थे और मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी मेरी ननद किचन में आ गई और कहने लगी, अरे भाभी, रात को क्या आफत हो गई? भैया आप पर बहुत चिल्ला रहे थे, झगड़ा हुआ क्या आपका? मुझे गाली गलौज की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। मेरी ननद मुस्कुराते हुए ये बात कह रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त थी और मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो वो कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक हरगिज नहीं हो। ना तुम अपने पति को संभाल पा रही हो और ना ही इस घर को संभाल पा रही हो। मैंने तो कई बार माँ को कहा भी था कि भाभी से ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला ही नहीं है। मेरी ननद अपने मन में जो आ रहा था वो कहती जा रही थी। मैंने कहा, प्लीज़, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने धीमी शब्दों में उससे कहा था। उसने कहा, परेशान तो भैया भी है, तुम्हारी वजह से तुमने उनकी ज़िंदगी खराब करके रख दी है। ये कहकर वो अपना नाश्ता उठाकर किचन से चली गई। मैं बाकी के कामों में व्यस्त थी। जल्दी जल्दी अपने पति के उठने से पहले सारे काम खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे काम होते थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति की गुस्से भरी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, अस्मिता, अरे अस्मिता, कहाँ मर गई हो? मैंने जल्दी से कहा, जी मैं अभी आई। किचन के सारे काम छोड़कर मैं जल्दी से कमरे में चली गई।
मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पीछे किए और कमरे में पहुंच गई। फिर मेरे पति ने जोरदार आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हूँ और तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, जी कहिए ना, क्या हुआ? वो कहने लगे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पहली आवाज में ही मेरे सामने हाजिर हुआ करो। उनके हाथ में शर्ट थी। उन्होंने वो शर्ट मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा, जल्दी से इसे प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। मैंने जल्दी से अपने पति की शर्ट उठाई और उसे प्रेस करने लगी। वो बाथरूम में नहाने चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ आई, अस्मिता तौलिया कहाँ है? जल्दी से तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। मैं प्रेस छोड़कर जल्दी जल्दी तौलिया लेने के लिए दौड़ गई। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने तौलिया अंदर बढ़ाया। ये लीजिए, पंकज ने जोरदार आवाज़ में कहा, यह भी तुम्हें हर बार दिलाना पड़ता है याद कि तौलिया लेकर आओ। उन्होंने तौलिया खींचते हुए कहा था। मैं जल्दी से प्रेस के लिए लिपटी तो मेरा बेड के लिए कोना लग गया और मैं दर्द से कराने लगी, लेकिन जल्दी से शर्ट प्रेस करनी थी। जैसे ही मेरी नज़र शर्ट पर पड़ी, मैं शॉक रह गई, क्योंकि वहाँ का हिस्सा तो जलकर खाक हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और सोचा कि अब क्या होगा। मेरा शरीर कांपने लगा। इतनी देर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मेरे पति बाहर आ गए। कहने लगे, मेरी शर्ट तैयार है? प्रेस की हुई, लेकिन मुझे तो बेड का कोना बहुत तेज लगा हुआ था। उसका दर्द अलग और अब डर अलग सता रहा था। जैसे उनकी नज़र अपनी जली हुई शर्ट पर गई, उनकी आंखें गुस्से से एकदम से लाल हो गई। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। मैंने कहा, सॉरी, गलती से सब कुछ हो गया। तभी मेरे पति जोर से चिल्लाए और कहने लगे, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? मैं वहीं खड़ी खड़ी रो रही थी। इतनी देर में मेरी सास बड़ी शान के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, अरे बेटा, एक शर्ट ही तो जल गई है, तुम्हें इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता ही है कि इस बेचारी से कोई काम ढंग से होता ही नहीं है और तुम उस पर चिल्ला रहे हो। उन्होंने अपने बेटे को बड़े ही शान से कहा था, मैं अभी तेरे लिए दूसरी शर्ट निकाल कर प्रेस करके दे देती हूँ। मेरी सास अलमारी की तरफ बढ़ गई और अलमारी खोलते हुए कहने लगी, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी मर्जी की लड़की से शादी कर ले, मगर तू भी अपने पिता का कहना मान नहीं रहा था और उनके सामने जैसे गिड़गिड़ाकर उनका ही होकर रह गया और तूने उनकी पसंद की लड़की की शादी कर ली। अगर उस दिन तू कह देता कि मुझे पिताजी की पसंद अच्छी नहीं लगती, माँ की पसंद अच्छी लगती है, तो देखना तेरी कितने अच्छे से शादी हो जाती और तेरा घर बच जाता। अब देख, जैसा है वैसा तो तुझे संभालना पड़ेगा। सास की ऐसी बातें मेरे दिल को चीर रही थी। मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने कमरे से निकलकर किचन में चली गई और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद मैं दोबारा कमरे में गई। मेरी सास मेरे पति की शर्ट पर प्रेस करने के बाद काम में ऐसी चूर हो गई। मैंने उन्हें नाश्ता दिया और हिम्मत जुटाकर कहने लगी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझे आराम से भी ये बात कह सकती थी ना। क्या हर बात चिल्ला के करना ज़रूरी है? मैंने उनसे कहा। यह सुनते ही मेरे पति ने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैं तुम पर चिल्लाता हूँ? मैंने कहा, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन मेरे पति का चेहरा देखकर मेरी आवाज़ अब टूटने लगी थी। वो कहने लगे, अच्छा, अब मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना है, कहाँ करना है और किसके सामने करना है? तुम मुझे अब शानपट्टी सिखाओगी? इतनी देर में उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए। मैं जोर से चिल्ला उठी, छोड़िए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी पकड़ से अपने बाल छुड़वाए थे। मैंने कहा, मैं भी इंसान हूँ, इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी बस की अब बात नहीं है कि मैं ये सब कुछ सहन करूँ। मेरी आवाज़ रोने जैसी हो गई थी। मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से से फूट पड़े थे। वो जोर से कहने लगे, अच्छा क्या करोगी तुम? बोलो ना, क्या करोगी? घर छोड़कर चली जाओगी? ये कहते हुए मेरे मुंह पर उन्होंने जोर से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी। मेरा सर चकराने लगा था। मैं सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं खामोश रह गई। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दरवाजे पर खड़ा मेरा 5 साल का बेटा ये सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसकी मासूम आंखें पिता के इस हरकत से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो दौड़कर मेरे पास आया। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, पापा, आप पर क्यों हाथ उठाते हैं? आपको क्यों मारते हैं? मेरे बेटी की आवाज़ काँप रही थी। मेरे पति गुस्से में तमतमा उठे। बोले, अपनी माँ की तरह तू भी बहुत बोलने लगा है, लगा दो एक हाथ, अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहते हुए जैसे ही पंकज मेरे बेटे पर हाथ उठाने लगे, मैं उनके आगे आ गई और मैंने उनका हाथ रोक लिया। मैंने कहा, नहीं, आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकते और कभी भी हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मेरी आंखों में गुस्सा और बेबसी वो साफ साफ देख रहे थे।
इधर पंकज गुस्से में उबलते हुए मुझे बुरी बुरी गालियां देने लगे थे और कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा जोर से पीटते हुए वो कमरे से निकल गए। दरवाजे के जोरदार आवाज़ के बाद कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मैं अपने बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी पापा आप पर इतना क्यों गुस्सा करते हैं। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसकी किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं बस सब कुछ बर्दाश्त करती थी। कुछ सोचकर मैंने एक बैग में अपने और अपने बेटे के कपड़े रख लिए और चुपचाप मायके चली गई। जब मैं मायके पहुंची तो मुझे लगा शायद मेरे माता पिता मुझे सहारा देंगे और मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अपनी सौतेली माँ और अपने पिता को ये सारी बात बताई, उनके रिएक्शन ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। काफ़ी देर तक माँ और पिताजी कमरे में बातें करते रहे। फिर बाहर आकर मेरे पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो अस्मिता, हर घर में छोटी मोटी बातें होती ही रहती है, झगड़ा होता ही रहता है, कभी कभी गुस्से में आवाज़ ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बात को इतना बढ़ा दिया जाए और तुम इतना सारा सब कुछ ये झगड़ा वगड़ा करके हमारे घर चली आई। तुम्हें समझना चाहिए पति के साथ ये सब कुछ होता ही रहता है। मुझे पिताजी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सब कुछ खामोशी से सुन रही थी। तभी मेरी सौतेली माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, देखो अस्मिता, लड़कियां घर तो उनके ससुराल का ही होता है और लड़कियां वहीं की हो जाती है। अब तुम लड़ झगड़ कर यहाँ बैठ जाओगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जैसे तैसे करके अपने गृहस्थी को चलाओ और उसे ही संभालो, अपने पति के पास जाओ। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, लेकिन पिताजी मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। वो मुझे बहुत तकलीफ देता है, मारता है, मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। पिताजी ने गुस्से में जवाब दिया, बस अब और बहस मत करो, जाओ अस्मिता, हम तुम्हारे भले के लिए ये सब कुछ कह रहे। कल सुबह तुम वापस अपने घर चली जाना, वहाँ जाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और ठंडे दिमाग से काम ले लेना। जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा गलत ही होते बेटा, जाओ। मेरे पिता ने मुझे समझाया। उस रात मैं रोई नहीं, बल्कि अपने दिल को मैं समझाने लगी। सारी रात में छत को घूरती रही। मेरे दिल में दर्द था। मेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन मेरे सगे पिता भी मेरी तकलीफ को समझने को तैयारी नहीं थे। अगली सुबह में चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल वापस लौट आई। दरवाज़ा खोलते ही मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी, अरे आ गई महारानी, तेरे माता पिता तुझे 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने सोचा कि इन्हें जवाब देने का कोई तो फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं खामोशी से आगे बढ़ गई। अब मेरे पति और मेरी सास यह बात अच्छी तरीके से समझ गए थे कि मुझे मायके से भी कोई सहारा कभी भी नहीं मिलने वाला, इसलिए अब वो मेरा खूब फायदा उठा सकते हैं। मेरे पति का व्यवहार अब दिन ब दिन और भी ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। अब वो रात को केवल शराब नहीं पीते थे, बल्कि जानबूझकर अपनी माँ और बहन के सामने भी मेरी बेइज्जती करते और दिन में भी शराब पीने लगे थे। अब मैं इन सब बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान आ गई थी। एक दिन मेरा बेटा नीरज बीमार पड़ गया। वो पूरी रात बुखार में तड़पता रहा। मैं अपने बेटी की फिक्र में सारी रात जागती रही। मैंने अपने पति को जगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो तो डॉक्टर के पास ले जाने को भी तैयार नहीं थे। उसे बहुत तेज़ बुखार था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने सुलझते हुए कहा, मुझे सोने दो, मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। मैं तुम्हें अगर और तुम्हारे बेटे को नहीं देखूंगा तो तुम दोनों मर नहीं जाओगे। वो बुखार से तड़प रहा था। अगली सुबह मैंने फिर से नीरज को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उससे कहा तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, डॉक्टर के पास जाना है तो तुम खुद ऑटो करो और चली जाओ। उनकी बात से मैं अंदर तक टूट चुकी थी, क्योंकि इकलौते एक बेटे को भी वो ठीक से नहीं देख रहे थे और उसकी जिम्मेदारी संभालना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकती हूँ। मैं खुद ही अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद मैं डॉक्टर के कैबिन से निकल ही रही थी कि अचानक मेरी टक्कर एक लड़के से हो गई। जैसे मेरी नज़र उस पर गई, मैं उसे फ़ौरन ही पहचान गई। वो लड़का मेरा क्लासमेट रह चुका था। मैंने उसे सॉरी कहा। उसे पहचान कर भी मैं अनदेखा करके आगे बढ़ गई। उसने फ़ौरन ही मुझे आवाज़ लगाई, अस्मिता। मैंने पलट कर देखा। उसने कहा, तुम अस्मिता ही हो ना? मैंने कहा, जी मैं अस्मिता ही हूँ। वो कहने लगा, तुम मुझे पहचानती हो ना? मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ दीक्षित, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से पहचान गई हूँ। उसने कहा, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी हमारी यूनिवर्सिटी की टॉपर रहा करती थी और तुम तो यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रही थी। तुमने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, हाँ मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई क्योंकि मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये मेरा बेटा है। उसने कहा, यार तुम कितनी इंटेलिजेंट थी, शादी करके तुमने अपना फ्यूचर ख़राब कर लिया है। तुम्हारे चेहरे से भी रौनक अब गायब हो गई है। तुम तो आईएएस बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा सपना पूरा होगा।
तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ था, इसलिए शायद ये सब कुछ हो गया। बातों के दौरान दीक्षित की नज़र मेरी गर्दन और बाजू पर पड़ी। उसने कहा, ये निशान कैसे है? मैं ये सारी बातें छुपाना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहने लगा, मैं भी ये ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। मैं तो आज आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है तुम जैसी होनहार लड़की ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं दीक्षित को कैसे बताती कि मैं कितने सालों से अपने पति के अत्याचार बर्दाश्त कर रही हूँ। दीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, लगता है तुम जल्दी में हो। मैं तुम्हारा समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी परेशानी में हो। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे काट दिया। वो कहने लगा, तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी मदद की कोई ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना और कभी हिचकिचाना मत। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। वैसे भी मैं एक आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा मैं समाज सेवक भी हूँ, समझी ना तुम, और तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली आई। मुझे अस्पताल में काफ़ी देर हो गई थी। अभी मुझे अपनी बेटी की दवाइयाँ भी लेनी थी। मेडिकल स्टोर पर भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, इसलिए वहाँ भी देर हो गई। फिर जब मैं घर पहुँची तो घर पहुँचते ही काम में बिजी हो गई। अपनी बेटी को दवाइयाँ देकर मैंने सुला दिया। शुक्र था कि मेरे पति अभी घर पर नहीं आए थे, वरना हंगामा शुरू कर देते। इतनी देर कहाँ थी और क्या कर रही थी? मैं उनको कितनी भी यकीन दिलाती कि डॉक्टर के यहाँ देर हो गई, फिर भी उन्हें यकीन नहीं आता। उन्हें तो ऐसा लगता हमेशा कि मैं कहीं ना कहीं घूम रही हूँ या गुलछड़े उड़ा रही हूँ। अगली सुबह नीरज की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। नीरज को स्कूल भेजने के बाद मैं नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी मेरे पति कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने जा रहे थे कि अचानक गीतिका कमरे में आ गई। वो मेरे पति से कहने लगी, भैया मुझे आपसे कुछ कहना है, आप अपनी पत्नी को काबू में रखिए। कल यह महारानी नीरज को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने पूरे 4 घंटे घर से बाहर थी। डॉक्टर ने यह इतना भी समय नहीं लगता, न जाने कहाँ मटर गश्ती कर रही थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं होती। माँ भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन आप गुस्सा मत करना, मैं तो बस आपको इसकी यह बातें बता रही हूँ। आपको पीठ पीछे मैं भाभी की कोई बुराइयाँ नहीं करूँगी। वो मुझे घूरता रहा। यह बात सुनते मेरे पति की आंखें अंगारे की तरह उबलने लगी। वो तेज़ कदमों से चलकर किचन में मेरे पास आया। मैं तो अपने पति के लिए गरम गरम पराठे बना रही थी। मेरा मुंह दूसरी ओर था। मेरे पति ने पीछे मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए मुझे किचन से बाहर ले आया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो गया और किस लिए ऐसा कर रहा है। वो कहने लगा, बता, डॉक्टर के यहाँ से तू कहाँ गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक घर से बाहर रहने की? और तुझे देर कहाँ हुई? कहाँ गई थी तू? किससे मिलने गई थी मेरे पीठ पीछे? बता मुझे। मेरे पति ने मुझे बहुत डांट लगाई, बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा, मैं तो बस डॉक्टर के पास गई थी और कहीं भी नहीं गई थी। मेरे पति ने मेरे बालों को और ज़ोर से पकड़ा और कहने लगा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम ज़रूर कहीं ना कहीं गई थी। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं नीरज को डॉक्टर के यहाँ ही लेकर गई थी। वहीं पर देर हो गई, ज़्यादा भीड़ थी। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा, इस घर में रहना होगा तो कायदे कानून में रहना होगा। झूठ बोलती, अस्पताल में इतनी देर नहीं लगती। इतनी देर मैं तो यहाँ आई थी। 4 घंटे तूने अस्पताल में ऐसा क्या किया, बता तो सही। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे बालों को बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अचानक मेरे पति का फ़ोन बजने उठा और उनके ऑफिस से फ़ोन आया था। वो इन सब बातों को भूल गए थे कि आज उन्हें जल्दी ऑफिस भी जाना है। मेरे पति ने मुझे झटके से ज़मीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर वो निकल चुके थे। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास और ननंद भी वहाँ पर आ गई, लेकिन किसी ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। किसी ने मेरे पति से मुझे छुड़ाया नहीं। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा। मेरा शरीर दर्द से काँप रहा था, लेकिन मेरे मन में जो आग लग रही थी उसने मुझे उठने और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं दिलाई थी। मैंने अपने आंसू पोंछे। दूसरी तरफ देखा तो मेरी सास और ननंद आपस में खड़ी होकर एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कुराहट में बहुत कड़वाहट मुझे नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे अपनी और बेटी की ज़िंदगी सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। मैंने घर के काम खत्म किए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट निकाले। मैंने यह तय कर लिया था कि अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मैंने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी की। मैंने कुछ तो शुरुआत की, लेकिन जहाँ भी मैं वैकेंसी ढूंढती वहाँ एक्सपीरियंस वहाँ पर मांग लिया जाता, लेकिन मेरे पास तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बल्कि अब तो मेरी शादी को भी 6 साल गुजर चुके थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कई जगह पर ईमेल और
अनुवेदन भेजा। शाम के समय में मोबाइल पर नज़र डालने गई। नौकरी के किसी जवाब की मैं इंतज़ार में थी। तभी दरवाजे पर तेज़ आवाज़ आई। मैं चौंक गई। फौरन ही दरवाज़ा खोलने गई। सामने मेरे पति खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। मेरे पति ने वो लिफाफा मुझे दे दिया। मैंने जैसे ही लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर एक कागज़ था। उन कागज़ पर जो शब्द लिखे हुए थे, उसका हर शब्द जैसे किसी तीर की तरह मेरी आत्मा पर वार कर रहा था। ये तलाक के पेपर थे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, डिवोर्स? मेरे पति मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, और यह भी जान लो कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कोई काम धंधा ही नहीं करती हो, इसलिए उसकी देखभाल करने की तुम काबिल नहीं हो। तुम इस पर साइन कर दो। मैंने कागज़ों को गौर से देखा, फिर अपने बेटी की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरा बेटा मेरा दिल का टुकड़ा था। जोर जोर से चिक्कर में रोने लगी। तो दूसरे के लिए क्यों मैं अपनी बेटी को छोड़ूं? मैं अपने पति के सामने बहुत कमज़ोर दिखना नहीं चाहती थी, बल्कि खुद को हिम्मत से संभालना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। आज अगर मैं हार गई तो मेरे बेटे का फ्यूचर मेरी तरह ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैंने तसल्ली से काम लिया और पेपर्स को लेकर कमरे के अंदर चली गई। मेरे पति मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल में ले लिया था। उनके सामने मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। कमरे के अंदर जाकर लेट गई और सारी रात ये सोचती रही कि मुझे अब क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपने पर्स से वो कलेक्टर का कार्ड निकाला जो मुझे दीक्षित ने दिया था, जो कभी मेरा क्लासमेट रह चुका था। उस पर उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर पर एक कॉल लगाया। जैसे दीक्षित ने कॉल रिसीव किया तो मैंने बता दिया कि मैं बोल रही हूँ। वो कहने लगा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने उससे कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। आज मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। उसने कहा, हाँ हाँ बताओ ना, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मैंने कहा, मुझे एक घर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे लिए एक किराए का घर देख सकते हो? कुछ बंदोबस्त कर सकते हो? मगर उसने चौंक कर कहा कि तुम तो शादीशुदा हो ना, तो किराए के घर में क्यों रहने जा रही हो? फिर मैंने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सारी कहानी बताई। वो किसी तरह से अपने पति के और ससुराल वाले के अत्याचार के बारे में बताया और मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ वो भी मैंने सब कुछ उसे बता दिया। काफ़ी देर तक वो मेरी पूरी कहानी बस शांति से सुनता रहा। मैं रो रो कर उसे अपनी कहानी सुना रही थी, अपनी दास्तान उससे बयान कर रही थी। फिर उसने कहा, मुझे तुम पर पहली नज़र में ही तरस आ गया था। मैंने देखा था तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। पहले तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए भी इतनी परेशान दिखाई नहीं देती थी। तुम तो बहुत ही खुश मिजाज और समझदार टैलेंटेड लड़की हुआ करती थी। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें शादी के बाद भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए हैं और तुम अब तक अपने पति के अत्याचार बर्दाश्त कर रही हो। तुम्हें अन्याय नहीं सहना चाहिए था, बल्कि तुम्हें शुरू में ही इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी। मैंने उसे रोते हुए बताया, अब मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है। वो मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा है और वो मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उससे अलग होकर नहीं जी सकूंगी। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। हो सके तो आप मेरे लिए रहने का बंदोबस्त प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिएगा। मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। दीक्षित कहने लगा, हाँ हाँ यार, क्यों नहीं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर में रह सकती हो, क्योंकि मैं सरकारी फ्लैट में रहता हूँ। मेरा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई तो मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछलने में देर नहीं लगेगी। ये लोग इस बात को कोर्ट में ज़्यादा साबित करते हुए मेरे खिलाफ और भी ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। दीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढता हूँ और कोई फिक्र मत करना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। यही वो समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। डरना मत, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की हो। दीक्षित ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढकर मुझे दिलवाया था। मैंने अपने और बेटे के कपड़े पैक किए, नीरज को तैयार किया, साथ ही अपने पास किए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो उठाए और मौका देखकर चुपचाप घर से मैं निकल चुकी थी। रात के समय जब मेरा पति घर वापस आया तो हमेशा की तरह उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, अस्मिता मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने किचन में झाँक कर देखा तो
वहाँ भी कोई नहीं था। उन्होंने नीरज के कमरे में झाँक कर देखा तो वहाँ भी खाली पड़ा हुआ था। फिर वो वापस अपने कमरे में आ गए तो उनकी नज़र टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा और अंदर से मेरे हाथ का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगे। मैंने लेटर में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, पंकज, मैंने आपके साथ बहुत साल बिताए। हर ताने, हर दर्द को मैं सहती रही, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं सह सकती। आपने हमेशा मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरा लेटर पढ़ने के बाद मेरे पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो गुस्से में बौखला कर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने तो मुझे धमकाने के लिए डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा लिए थे, लेकिन अब उनका दाव उन पर ही पलट चुका था। काफ़ी देर तक वो इसी सोच में डूबे रहे, लेकिन घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में गिर चुके थे। मेरे पति को भूख लग रही थी। देर रात तक जब उन्हें लगातार भूख लगी और नींद नहीं आई तो किचन में जाकर उन्होंने देखा कि सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे। उनमें से किसी भी बर्तन में कोई खाना मौजूद नहीं था। वो चुपचाप अपना मन मारकर वहीं बैठ गए और अपने कमरे में सोने चले गए, क्योंकि अब उनकी पसंदीदा सब्जी के साथ गरम गरम रोटियां पकाकर खिलाने वाली इस घर से चली गई थी। अगले दिन भी सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। मेरे पति ने कड़कती हुई आवाज़ में मुझे पुकारा, अस्मिता, पानी लेकर आओ। लेकिन अब उनकी आवाज़ सुनने वाला घर में कोई भी मौजूद नहीं था। अब वो उदास रहने लगे थे, लेकिन वो अभी भी अकड़ में ही थे। उनका मानना था कि वो मुझे अपने घर नहीं बुलाएंगे। मैं भी उनके घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं तो खुद उस नरक से निकल कर आई थी। दीक्षित ने मुझे किराए का घर दिलवा दिया था। यहाँ पर 2-3 दिन मैंने अपने बेटे के साथ बहुत सुकून से गुजारे थे, लेकिन अब मैं ऐसे खाली हाथ नहीं बैठ सकती थी। अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना ही था। मैं बड़ी परेशान थी, किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थी, लेकिन मुझे कहीं नौकरी मिली नहीं रही थी। दीक्षित अपने घर से खाना बनवाकर मेरे लिए लेकर आया था, लेकिन मैं उसका एहसान कब तक ऐसे ही सहती। मैंने उससे कह दिया कि अब तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, तुम टीचिंग कर सकती हो? मैंने कहा, टीचिंग करने का मुझे कोई भी अनुभव नहीं है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? दीक्षित ने मुझे एक सुझाव दिया। वो कहने लगा, तुम चाहो तो इस घर में रहकर ही कोचिंग सेंटर खोल सकती हो। मैंने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, तुम्हें याद नहीं, तुम यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रही थी और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर किए जाते हैं। मैं ढूंढकर तुम्हारे लिए 2-3 स्टूडेंट का बंदोबस्त कर देता हूँ। तुम घर में ही कोचिंग सेंटर चला सकती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब कुछ अच्छी तरीके से कर लोगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो कहने लगा, तुम्हें अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दीक्षित ने मेरे लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले 2-3 स्टूडेंट का बंदोबस्त कर दिया। मैंने उन स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे पास 1-2 और स्टूडेंट आ गए। मेरी काबिलियत और पढ़ाने का तरीका उन स्टूडेंट को पसंद आने लगा। उन्हीं के माध्यम से बाकी स्टूडेंट ने भी मेरे पास आना शुरू कर दिया था। इसी तरह मेरा कोचिंग सेंटर 2 से 5 स्टूडेंट और फिर 5 से 10 स्टूडेंट तक पहुंच चुका था। मुझे खुशी हुई कि मैं कामयाब होने लगी थी। इधर मेरे ससुराल में मेरे पति को मेरी कमी बहुत खल रही थी। उनका अपने ऑफिस के काम पर भी ध्यान नहीं लग रहा था। उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उन्हें कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्हें छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही थी। वही किराए के छोटे मोटे घर में रहते हुए मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचना, अपने आप को कुछ कामयाब बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपने कोचिंग सेंटर का नाम नीरज कोचिंग सेंटर रख दिया था, मतलब अपने बेटे के नाम पर ही मैंने वो कोचिंग सेंटर रख दिया था। ऊपर वाले की कृपा से मेरी मेहनत रंग लाई थी। स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से समझने आने लगा था। उन्हें तरक्की हासिल होने लगी थी। उन्होंने मेरे बारे में बाकी सारे स्टूडेंट को भी बता दिया। जो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते थे वे अब मुझसे जुड़ने लगे थे। इसी तरह मेरा कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगा था। मैंने ऑनलाइन भी अपने कोचिंग सेंटर के विज्ञापन डालना शुरू कर दिए थे। इसी तरीके से मेरा कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। दिन रात वो आगे बढ़ने लगा था। मेरी मेहनत जारी थी। 3-4 महीने की मेहनत रंग लाई और मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हो गए। उनके द्वारा दिए गए कुछ चार्ज इतने ज़्यादा हो गए कि मेरा घर खर्चा आराम से निकलने लगा था। मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई भी फिर से शुरू की थी।
उधर मेरे ससुराल में मेरे घर से निकलने के बाद वहाँ का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया था। मेरी सास तो कोई काम नहीं करती थी, जबकि मेरी ननंद गितिया को तो काम करना ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। गितिया बर्तन पटक पटक कर बड़बड़ाते हुए घर के काम करती। पंकज जब भी घर में दाखिल होते अपनी बहन से खाना नाश्ता मांगते तो गुस्से में कहती, भैया मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ ना, और अब तो हाथ हो गई, मैं कितना काम करूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। जब घर में मेरी सास ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, अरे गितिया बेटा मेरी दवाई दे, तो तूने अब तक मुझे दवाई नहीं दी, मुझे नींद नहीं आ रही, बहू होती तो समय पर मेरे सारे काम कर दिया करती। अब एक एक करके सबको मेरी याद आने लगी थी। गितिया अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मैं अब किसी का कोई भी काम नहीं करूँगी, करना हो तो करो वरना अपने अपने काम खुद करो। भाभी को ही वापस बुला लो, इससे पहले कि यह घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। मेरे पति के वकील ने मुझ पर बदजलन और लापरवाह होने का आरोप लगाया था, जिसे मैंने खामोशी से बर्दाश्त किया। उसने कहा, जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई, जिसका चाल चलन ठीक ना हो, ऐसी माँ को बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती। लेकिन मैंने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा। मैंने गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो मेरे साथ घरेलू हिंसा को साबित कर रही थी। सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब मेरे बेटे को कोर्ट से बुलाया गया। जज साहब ने उसे प्यार से पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हो? मैं अपने बेटे के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसके एक सही फैसले से ये सब कुछ ठीक भी हो सकता था और एक गलत फैसले से सब कुछ गलत भी हो सकता था। लेकिन मेरे बेटे ने बिना किसी डर के कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते थे। मम्मी रोती थी, मेरे पापा बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन पर जुल्म करते हैं, मैं उनके साथ कभी नहीं रहना चाहता। पंकज ने अपने बेटी की जब यह बात सुनी तो उनका चेहरा शर्मिंदगी से उभर उठा। उनके केस जीतने की उम्मीद अब एकदम से नामुमकिन थी। अब अगली सुनवाई में नतीजा जो भी आने वाला था वो मुझे देखना था। मैंने किस्तों पर अब छोटा सा घर भी खरीद लिया था और अपने बेटे नीरज के साथ उस घर में मैं शिफ्ट हो चुकी थी। दीक्षित ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो एक अच्छा और ईमानदार इंसान था, वरना कहाँ कोई गैर के लिए इतना सब कुछ करता है। उसने मुझे हिम्मत दिलाई कि मुझे अपना केस किस तरह से लड़ना होगा। केस की आखिरी सुनवाई से ठीक एक दिन पहले मेरे मोबाइल पर पंकज का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि वो एक बार मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। मैंने साफ शब्दों में अपने पति को ये बात कहती तो उन्हें एक अजीब सा झटका लगा। मेरे पति ने कहा, एक आखिरी बार मैं तुमसे मिलना ही चाहता हूँ, शायद उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा है, ठीक है, मैं तुमसे मिल लूँगी। लगभग आधे घंटे के बाद मेरा पति मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। घर के बाहर उन्होंने मेरी नेम प्लेट लगी हुई देखी तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो मैंने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने का कहा। मेरे पति चारों तरफ से मेरे घर को गौर से देख रहे थे। मेरा छोटा सा घर अंदर से बहुत सुंदर था। घर में हर तरह की सुविधा मौजूद थी। मैंने उनसे कहा, आपको क्या बात करनी है, जल्दी कहो। उन्होंने कहा, बस मैं तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरीके से अकेला हो गया हूँ। उस दिन मैंने अपने पति के चेहरे पर बेबसी देखी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना घर बिखर सा गया है, माँ बीमार है और गीतिका घर से कोई भी काम नहीं करती। सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी मेरे बेटे ने मेरे लिए कहा उसके बाद से मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है अस्मिता। मैंने कहा, तो अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो गया है, इसलिए आपको मेरी याद आ रही है? वो आदमी आंखों में आंसू लेकर कहने लगा, नहीं, मुझे सच में अपनी गलती का पूरी तरीके से एहसास हो गया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये डिवोर्स वाला मामला ख़त्म कर दो और मेरे साथ अपने घर वापस चलो। और नीरज के बारे में भी तो सोचो थोड़ा सा, उसे बाप की ज़रूरत होगी, उसे भी तो अपने माता पिता के साथ रहना होगा। मैंने कहा, नहीं, उसे अपने पिता की कोई भी ज़रूरत कभी नहीं थी और ना ही होगी। उसके लिए अब मैं ही उसकी सब कुछ हूँ, माँ बाप सब कुछ, और मैं ही उसका पिता बनूंगी और उसको सहारा दूंगी। तुम जैसे पिता किसी के काबिल नहीं होते, ना तुम पति अच्छे हो ना बाप अच्छे हो। मेरे पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुम एक बार मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मौका तो तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हर दिन तुम्हारे लिए मौका था, लेकिन तुमने उसे हर बार बर्बाद कर दिया। माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कोई गलती अनजाने में होती है
तब माफ़ी मांगी जाती है, लेकिन तुम्हारी हर गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, और सच कहूँ तो अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो प्लीज़। पंकज ने आखिरी बार एक नज़र मुझ पर और मेरे बेटे पर डाली और फिर वो घर से निकल गए। मैंने कभी भी अपने पति को दोबारा पलट कर नहीं देखा। हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ और मैंने अकेले ही अपने करियर को बढ़ा लिया है। मेरी कोचिंग सेंटर बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मैं अपने लिए खुद ही मिसाल बन चुकी हूँ और मैंने अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला किया। आज मैं कामयाबी और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती हुई एक अकेली औरत माँ हूँ, और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए मोटिवेशन की बात होगी और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार दो। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने जो भी फैसला लिया दोस्तों, वो सही था या गलत था, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।